आज हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति का जो श्रृंखलाबद्ध यानी कालबद्ध तरीके से हम आपको समझाएंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस तरह से हुई। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इससे पहले हम एक वीडियो में बताए थे हिंदी शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति। अब हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको कालबद्ध तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए विश्व की सबसे प्राचीन भाषा क्या होती है। क्या है? संस्कृत। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृत को माना जाता है। तो संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। अब संस्कृत के दो भाग हुए। ठीक है, संस्कृत के दो भाग हुए, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा उत्तर संस्कृत। संस्कृत के दो भाग हुए। सबसे पहले विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत थी, लेकिन संस्कृत के भी दो रूप मिलते हैं, एक वैदिक संस्कृत और एक उत्तर संस्कृत। ठीक है, तो जो वैदिक संस्कृत है इसका काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक संस्कृत का जो कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है? ईसा पूर्व मतलब होता है प्रभु ईसाई धर्म में जो यीशु थे, यीशु के जन्म से पहले का जो समय होता है, ईसाई के जन्म से पहले का जो समय होता है उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, यानी यीशु के जन्म से 1500 वर्ष पहले और 1000 वर्ष के बीच में, यानी 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक संस्कृत का कालखंड माना जाता है। और उत्तर संस्कृत का कालखंड क्या है? उत्तर संस्कृत का कालखंड है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, इसका कालखंड माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका कालखंड माना जाता है। अब देखिए जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत में ही 4 वेदों की रचनाएं हुई हैं वैदिक संस्कृत में। तो वैदिक संस्कृत में जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन चारों वेदों का जो रचना हुआ वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हुआ है। अब इन 4 जो वेद है, इन चारों वेदों के समूह को क्या कहा जाता है? इन चारों वेद के समूह को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। चारों वेदों के समूह को संहिता कहा जाता है। तो आप ये जानिए कि वैदिक संस्कृत में चारों वेदों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आइए उत्तर संस्कृत में। उत्तर संस्कृत को हम ब्राह्मण संस्कृत और लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। इसका 2 नाम और मिलता है, ब्राह्मण संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उत्तर संस्कृत का ही ये 2 और नाम है, मतलब उत्तर संस्कृत को लौकिक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है और ब्राह्मण संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर संस्कृत बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं लैंग्वेज है, क्योंकि इसी उत्तर संस्कृत में ही हमारा जो भी कहते हैं ग्रंथ है वो उत्तर संस्कृत में लिखे गए। जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ,
ठीक है, पुराण हुए, उपनिषद हुए, ये सब किस भाषा में लिखी गई है? ये सभी जो ग्रंथ हैं ये उत्तर संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, यानी उत्तर संस्कृत का क्षेत्र काफी विस्तृत है। उत्तर संस्कृत का क्षेत्र क्या है? काफी विस्तृत है। तो ये उत्तर संस्कृत को आप समझिए कि ये इसको ब्राह्मण संस्कृत भी कहा जाता है, लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। और उत्तर संस्कृत में ही विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें वेदांत भी आ जाते हैं, इसलिए उत्तर संस्कृत काफी विस्तृत रूप है उत्तर संस्कृत का। अब उत्तर संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद उत्तर संस्कृत आया, और उत्तर संस्कृत के बाद एक भाषा निकल के आया, पाली भाषा। पाली भाषा, ये उत्तर संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? पाली भाषा आई। इसका कालखंड क्या है? इसका कालखंड है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। प्रथम शताब्दी तक इसका कालखंड है। पाली भाषा, उत्तर संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? पाली भाषा आई, जो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक इसका प्रचलन था। ठीक है, अब पाली भाषा जो है, पाली भाषा में ही जितने भी बौद्ध धर्म के लोग थे, बौद्धिक लोग, बौद्ध धर्म वाले अपने धर्म का प्रचार, पाली भाषा में ही किए थे। पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म वाले अपने धर्म का प्रचार किए थे, और पाली भाषा को ही बौद्ध धर्म का ये तो प्रचार किए। पाली भाषा को ही प्रथम जनभाषा के नाम से जाना जाता है। प्रथम जनभाषा क्या है? पाली भाषा है। अब जो प्रथम जनभाषा क्यों है? क्योंकि जो ये संस्कृत था, संस्कृत के बाद पाली आया, तो जो संस्कृत या पाली बोलते थे लोग, संस्कृत जो बोलते थे, जो विद्वान होते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, वही संस्कृत बोलते थे। लेकिन जो अनपढ़ थे या गांव क्षेत्र में रहते थे, तो वो जो अनपढ़ लोग थे वो अपनी भाषा संस्कृत तो बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। तो वे जो भाषा बोलते थे वही जनभाषा हुई, कौन सी? पाली। यानी पाली भाषा में वे बात करते थे, जो अनपढ़ थे, गंवार थे। समझ रहे? इसलिए इस पाली भाषा को क्या कहा जाता है? प्रथम जनभाषा कहा जाता है। और पाली भाषा में बौद्ध धर्म वाले अपने धर्म का प्रचार किए। इसके बाद आता है पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा। इसका कालखंड क्या है? प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। अब ईस्वी में हम आ गए, यानी प्रथम शताब्दी में ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उसके बाद ईस्वी शुरू हो जाता है। तो प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी के बीच में कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। प्राकृत का तात्पर्य होता है स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र रूप से, प्राकृत का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो प्राकृत स्वतंत्र रूप से, यानी सभी लोग स्वतंत्र थे। जिस हिसाब से जो उनके नॉलेज में जो भाषा थी, वे भाषा बोल करके एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते थे। तो प्राकृतिक भाषा स्वतंत्रता का एक भाषा है, यानी स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा का प्रयोग किया जाना। प्राकृतिक भाषा आया पाली भाषा के बाद, जिसका कालखंड प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक रहा। और देखिए, प्राकृतिक भाषा में ही जैन धर्म वाले अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए। जैन धर्म वाले प्रचार किए किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। पाली भाषा में बौद्ध धर्म वाले, और प्राकृत भाषा में जैन धर्म वाले अपने धर्म का क्या किए? प्रचार प्रसार
किए। अब देखिए प्रकृति भाषा जो है, प्रकृति भाषा को क्या कहते हैं, संस्कृत, प्रकृति भाषा को संस्कृत की पुत्री कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति भाषा को संस्कृत की पुत्री भी कहा जाता है। संस्कृत की पुत्री भी कहा जाता है। किस भाषा को? प्राकृत भाषा को संस्कृत की पुत्री कहा जाता है। तो जैन धर्म वाले अपने धर्म का प्रचार प्रकृत में किए, प्रकृत भाषा में किया, और प्रकृत भाषा को संस्कृत की पुत्री कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो भाषा निकल के सामने आया वो उसका क्या कहलाया? अपभ्रंश। अपभ्रंश, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया। ठीक है, अपभ्रंश का तात्पर्य होता हुआ है बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ। बिगड़ा हुआ यानी प्रकृति भाषा तक जो भी था वह एक नियम के तहत भाषा थी, लेकिन प्रकृति के भाषा के बाद अपभ्रंश सामने आया जो प्रकृति भाषा का बिगड़ा हुआ रूप था। ठीक है, तो ये अपभ्रंश जो है ये हिंदी की उत्पत्ति इसी अपभ्रंश भाषा से ही मानी जाती है। यानी प्राकृतिक भाषा का बिगड़ा हुआ जो रूप है अपभ्रंश आया, और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है। भाषा की उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? अपभ्रंश से मिलता है। तो इस प्रकार से हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताए कि भाषा कहाँ से आई, कहाँ से होते हुए अपना रूप बदलते हुए हिंदी भाषा तक आकर के सीमित हो गई, जो आज हमारा हिंदी भाषा है जो हम बोलते हैं। ये अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पालन करते रहिए। धन्यवाद।